नमस्कार, आपका बात 25 में स्वागत है। तो बात 25 में आज हम बात कर रहे हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जबकि एटम बम गिरा दिए गए, जापान पे 2 शहर पूरी तरह से नष्ट हो गए, लाखों लोग मृत हो गए, मर गए, कुछ ही मिनटों में, घंटों में मर चुके और बाकी जो जीवित रह गए थे, वो लंबे समय तक यातनाएँ सहने के लिए विवश थे और कुछ कर नहीं पा रहे थे। लेकिन इस त्रासदी ने एक दूसरी जो निरंतर त्रासदी 5 साल से चल रही थी, थर्ड 1939 से, जो जी द्वितीय विश्व युद्ध उसे इसने समाप्त कर दिया। तो इस युद्ध के बाद की परिस्थिति कैसे रही, क्या रही? क्या 2 ब्लॉक बन गए? एक अमेरिका के लेड ब्लॉक बन गया, दूसरा जो है वो सोवियत यूनियन का ब्लॉक वामपंथियों का और दूसरा इधर अमेरिका के नियंत्रण में बन गया और दोनों में एक शीत युद्ध आगे जाके शुरू हो गया। तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए, एक परिप्रेक्ष्य में जानने-बूझने के लिए हमारे साथ हैं जाने-माने लेखक, पत्रकार, चिंतक और पेंटर श्री अ, अशोक आत्रेय साहब। तो उनसे मिलके इस परिस्थिति को समझते हैं। भाई साहब, आपका प्रणाम प्रणाम आपको और स्वागत है आपका बात 25 में। जी नमस्कार नमस्कार श्रीमान। सर। तो सर, ये जो स्थिति जी द्वितीय विश्व युद्ध हुआ उसके बाद की परिस्थितियां आप कैसे उन्हें याद कर रहे हैं? अगर कोई आपसे पूछे कि उस समय क्या हुआ था, मुख्य मोटी-मोटी बातें, और उसने दुनिया में क्या आगे के लिए राहें और दिशाएं बदल दी, इसके बारे में आप बताएं भाई साहब। जरा सा जस्ट मिनट है। यस सर। देखिए, बात तो ये है कि पूरे विश्व स्तर पर जो सारा का सारा जो कहना चाहिए कि विभीषक विभीषक जो स्थितियां पैदा हुई युद्ध के बाद, हम्म। और सभी विश्व में ऐसा कोई कंट्री नहीं था कि जिसने मोस्टली जो बड़े कंट्री थे उससे छोटे कंट्रीज भी प्रभावित हुए। हम्म। और यूरोप में और अमेरिका में और दूसरी सब एशिया में, अफ्रीका में इसका बहुत असर दूर तक फैला। हम्म। इससे लाखों लोगों की जानें गई, सारे शहर नष्ट हो गए, नष्ट भ्रष्ट हो गए। सारी वार की जो स्ट्रेटेजी थी वो लगभग जब तक चली वहां, उसके बाद एक उसमें क्वेश्चन मार्क लग गया कि आगे क्या होगा। यानी एटम बम के बाद में जो विभीषिका पैदा हुई उसके बाद सारी दुनिया लगभग स्तंभित हो गई, और उसके बाद ऐसा लगा जैसे कि सब कुछ रुक गया है। किंतु इस रुकने के साथ में विनाश की जो लीला हुई और सर्वत्र जहां अशांति फैल गई और शांति का लगभग नेस्तनाबूद हो गई, उस स्थिति में ये देखना पड़ेगा कि एशिया पर, अफ्रीका पर, यूरोप में और अमेरिका में, सोवियत ब्लॉक में इनका क्या असर हुआ। तो लगभग सभी ऐसी स्थिति में आ गए थे कि कोई आर्थिक रूप से जो स्थितियां थी वो खराब हो गई। वार अफेयर्स के स्तर पर कुछ बचा नहीं, शहर सारे नष्ट हो गए, लाखों करोड़ों लोग अपनी जान माल से मुक्त हो गए, और इस त्रासदी का कोई जवाब नहीं हुआ, किसी तरह की कोई विकल्प समझ में नहीं आया। इसके पहले यूएनओ बनने की जो प्रक्रिया हो रही थी, यूएन के बाद में गठन हुआ इसके बाद इस प्रक्रिया में, क्योंकि उसके बाद लीग ऑफ नेशंस जो असफल हो गया था, और उसी की प्रतिक्रिया में जब ये वार हुआ और उसके बाद जब ये सब कुछ हो गया, तो फिर एक ऐसी स्थिति पैदा हुई कि एक नए गठन का, एक विश्व स्तरीय संगठन की बातचीत की जाए। और इस स्थिति में अलायंस की तरफ सभी लोगों ने ध्यान किया कि किस तरह से हम रीऑर्गेनाइज करें और वर्ल्ड को किसी ऐसे ऑर्डर में ले आए जिससे विश्व पुनः इस युद्ध विभीषिका को हमें सामना नहीं करना पड़े, और कम से कम एटम बम की जो पावर है, शक्ति है, उसको हम सदा के लिए इसको हम लोग भूल जाएं कि एटॉमिक वार में हम आगे नहीं बढ़े। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से जो 2-3 ब्लॉक बनने थे उसमें ऑलरेडी पहले से मित्र राष्ट्रों की, ध्रुव राष्ट्रों की अपनी स्थितियां बनी हुई थी। किंतु सोवियत संघ और अमेरिका के जो 2 ब्लॉक हैं, किसी न किसी रूप में इनके जो अलायंसेस थे उसमें एशिया भी था, उसमें यूरोप के कंट्रीज भी थे। इनमें उस अलायंस में कुछ नया रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, और वो जो रीऑर्गेनाइजेशन हुआ उसमें जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड, रशिया, अमेरिका, इंक्लूडिंग इंडिया, क्योंकि इंडिया भी आखिर में वारफेयर में इंडिया भी इसमें लग गया था, और इंग्लैंड ने किसी न किसी रूप में
भारतीय सेना को भी झोंक दिया था इसमें, और उसको एक नेशनल लेवल पर उनको इन्वॉल्वमेंट कर दिया था। हालांकि सुभाष चंद्र बोस इंडिपेंडेंट तरीके से कोशिश कर रहे थे, और उन्होंने जापान के साथ अलायंस करके अपनी आर्मी राष्ट्र जी बनाई थी। तो हाँ, उस समय ये इंडिया की भी भूमिका नहीं, बन भारत गई की थी। जो परिस्थिति हुई, जी जी, आपने जो अभी सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में जो बताया कि ये जी परिस्थितियां, द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो 45 में समाप्त हुआ, अगस्त सितंबर में, जी और 2 साल बाद भारत को डोमिनियन स्टेटस मिला, स्वतंत्रता आगे जाके मिली, ये जी परिस्थिति हुई। 2 ब्लॉक बन गए, एक एक दोनों में शीत युद्ध आगे जाके चला। बिल्कुल। जी तो इसके बाद में जैसे भारत ने जो नॉन अलाइनमेंट का जो एक उससे भारत पे क्या असर पड़ा, मतलब उसको फायदा हुआ या नुकसान हुआ? अच्छा, इसके पहले थोड़ा सा और पीछे चले चले तो मेरे ख्याल में यदि जी। 45 में यदि हम रुकते एक बार, हम्म। इसका कारण भी ये है कि 45 में हिटलर की ने भी मृत्यु हिटलर की भी हो गई थी, जी। और जहर खाकर हिटलर ने अपने आप का सुसाइड कर लिया था। तो एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी। और इसके अतिरिक्त सुभाष चंद्र बोस भी वायुयान की दुर्घटना में 45 के आसपास, 45 के बाद में उनका भी डेथ हो गई थी। तो जो प्रयास चल रहे थे जर्मनी के साथ लेकर के या जापान को साथ लेकर के आगे बढ़ने की, क्योंकि जब सुभाष चंद्र बोस नेगोशिएशन करने हिटलर के पास गए थे, तो हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस से कहा था कि तुम बजाय हमसे सहयोग लेने के लिए अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, यू शुड गो टू जापान। और सुभाष चंद्र बोस उसमें नेवी से और जहाज से जापान गए। जापान वालों ने उनको सपोर्ट किया, और नेशनल जो आर्मी थी उसके लिए उन्होंने उनको एमिनेशंस भी दिए। यहाँ तक ये भी कहा कि जो प्रिजनर्स ऑफ वार हैं उनको आप उपयोग में ले लीजिए और उनको खिलाफ में आप लड़िए। तो उस समय सुभाष चंद्र बोस की आर्मी ने, नेशनल आर्मी ने, एट द कॉस्ट ऑफ नेशन, फॉर द फ्रीडम ऑफ नेशन, उन्होंने जापान से भी सपोर्ट लिया और जर्मनी से भी सपोर्ट लिया। और उस युद्ध में सुभाष चंद्र बोस की इंडिपेंडेंट भूमिका रही। किंतु बाद में जब गांधी को ये मालूम पड़ा कि इसकी ऐसी भूमिका रह रही है, तो उस समय इंडिया में दो स्पष्ट रूप से गर्म मोर्चा और नरम मोर्चा बन गया, और सुभाष चंद्र बोस का एलियनेशन करने के सारे तरीके ढूंढे गए। दुर्भाग्य से सुभाष चंद्र बोस की भी मृत्यु किसी वायुयान दुर्घटना में हो गई। तो इसका मतलब ये है कि उस स्थिति में, उन परिस्थितियों में, एशिया की जो राजनीति थी या जो नया हम लोग डेमोक्रेटाइजेशन की जो प्रक्रिया थी, या जो हम नई शक्ति के रूप में एक नए इंडिपेंडेंट राष्ट्र के रूप में हिंदुस्तान या अफ्रीका, एशिया के दूसरे कंट्रीज सामने आ रहे थे, उनकी स्ट्रेटजी में बहुत फर्क पड़ा। और ये बात बहुत साफ है कि गांधी, नेहरू और ब्रिटिश जो एम्पायर था उनके साथ में जो अलायंसेस थे, इसके अलावा जो भारतीय स्तर पर जो स्वतंत्रता संग्राम पहले लड़ा जा रहा था 1857 के बाद, उस स्वतंत्रता संग्राम के इक्वेशंस में भी बहुत फर्क पड़ा। और दोनों स्ट्रेटेजी पैरेलली चलती रही। भारतीय स्वतंत्रता के लिए दोनों ने संघर्ष किया, और सुभाष चंद्र बोस को उनका अलाइनमेंट हो गया और उनकी मृत्यु भी हो गई। तो लगभग ये सारी जो ताकत है या पावर है या निर्णायक शक्ति है, आंदोलन की जो भूमिका है, वो गांधी, नेहरू के पास में। तो नए राष्ट्र के उदय के साथ में, नए राष्ट्र के उदय के साथ में 47 में जब भारत स्वाधीन हुआ, तो डेमोक्रेसी का जो सारा सिस्टम था, प्रोसेस था, वो उपनिवेशवाद की ही प्रक्रिया में लगभग चलता रहा। उसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। सिंपली आजादी हमें मिल गई और हम लोग आजाद हो गए, किंतु सारी प्रक्रिया थी, हम ब्रिटिश से फिर भी डोमिनेटेड रहे, और इंग्लैंड की जो सॉवरेनिटी है वो हमारे ऊपर हावी रही। जी भाई साहब, लेकिन इसमें एक जो विषय है वो हमेशा रह जाता है, जो इतिहास के विद्यार्थी हैं और जो इसकी तैयारियां कर रहे हैं परीक्षाओं की, उनको तो मालूम होगा, लेकिन फिर भी हमको सुनने को नहीं मिलता कि ये अटलांटिक चार्टर जो था 1941 का, जो कि जी अमेरिका ने प्रपोज किया था, और अमेरिका का ये कहना था कि वहां पे रूजवेल्ट ने प्रपोज किया था, और चर्चिल भी थे उसमें। जी उसमें ये कहा था कि ये यूनाइटेड नेशन बनेगा, और उसके अंदर जो जितने भी ये जो लोग हैं, जो आपकी कॉलोनीज हैं, उनको राइट मिलेगा वो किस तरह की गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं। तो ये जो एक था कि भाई सिर्फ जो एक तो
द्वितीय विश्व युद्ध की जो हम बात कर रहे हैं उसमें ब्रिटेन इस तरह से नष्ट हो चुका था, यूरोप बर्बाद हो चुका था कि बिल्कुल वो सही भारत है, होने की परिस्थिति में नहीं था। बिल्कुल दूसरा सही कह रहे हैं। चार्टर था कि जिसके अंदर अमेरिका ने, क्योंकि सबसे पहले वो तो ये था कि भाई आप अपने उपनिवेश जितने भी हैं उनको आप स्वतंत्र करोगे, तो ये भी एक दबाव ब्रिटिश पे था। जी, हमारे यहाँ कुछ इस तरह का पढ़ाया जाता है कि भी कोई बहुत ही बड़ा मतलब, और फिर ये भी है कि बिना खड़ग बिना ढाल, देखिए बिना खड़ग बिना ढाल तो किसी को दुनिया में आजादी मिली नहीं है, ये एक रूपक बनाया गया था। आजादी और तो इस अलग-अलग लोगों ने अलग-अलग तरह से फाइट हुआ। आजादी सभी लोगों ने मिलजुल के ली। किसी एक पार्टी, एक पॉलिटिक्स, एक स्ट्रेटजी से आजादी नहीं मिली। जो रूल स्वतंत्रता सेनानियों का, क्रांतिकारियों का था, वो रूल भी महत्वपूर्ण था और गांधी की अपने जो नेगोशिएशंस की भूमिका थी, वो भी कम महत्वपूर्ण नहीं थी। तो मिलजुल के आजादी किसी खड़ग और ढाल से नहीं मिली। हिंसा भी करनी पड़ी, अंग्रेजों को लोगों ने मारा भी और आर्मी के खिलाफ रिवोल्ट भी हुआ। अंग्रेजों की परिस्थिति भी ऐसी हो गई कि वो इस तरह के जी, अपने बड़ा लंबा चौड़ा राजपाट चलाने की परिस्थिति में नहीं थे। बिल्कुल नहीं थे। हाँ, अच्छा फिर एक ये बात इसी जैसे, क्योंकि अब हम द्वितीय विश्व युद्ध से अब भारत की तो तुरंत स्वतंत्रता की जो तुरंत बाद की परिस्थिति थी, उसमें हम जा रहे हैं। तो जी, और या उससे पहले जब, तो आप ये बताइए कि अ, ये दोनों जो अ, नेता थे, हुँ, गांधी जी और नेहरू जी, जी। उनको अंग्रेज लोग इतने आराम से क्यों रखते थे जेलों में? वीर सावरकर को तो डबल वो मिला था, मतलब ये क्या डिकोटोमी है? एक्चुअली ब्रिटिश जो पॉलिसी थी, ब्रिटिश पॉलिटिक्स थी, ब्रिटिश जो स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग था, उस हुँ, फंक्शनिंग में मोस्ट सूटेबल यदि कोई लीडरशिप इंडिया की थी, जो हुँ, बहुत अच्छी तरह से उनके शूज़ में फिट होती थी, तो हुँ, वो फिट होने वाले जो बेस्ट पॉसिबल जो डिप्लोमेट्स थे या लीडर थे हिंदुस्तान में, हुँ, उनमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका गांधी की रही शुरुआत में। किंतु हुँ, चूंकि गांधी ने अल्टीमेटली एक चिकने चुपड़े और एक बहुत ही महत्वाकांक्षी और एक फैबियन सोशलिस्ट जो कल्चर और उनका आर्टिकुलेशन था पॉलिटिक्स का, उससे हुँ, यूरोपियन स्टाइल से जब वो विकसित जो पर्सनैलिटी थी, ही वॉज अ हुँ, ग्रेट मैन टू नेगोशिएट। और उनके हुँ, न केवल ब्रिटिश एम्पायर से बल्कि परिवारों से भी, ब्रिटिश एम्पायर के परिवारों से भी नेहरू जी के रिलेशन अच्छे रहे। तो गांधी जी ने बजाय आगे अपने स्ट्रगल को बढ़ाने के, अपनी परेशानियां मोल लेने के, क्योंकि गांधी नोआखली में ऑलरेडी फेल हो चुके थे और पटेल भी अपनी एक इंडिपेंडेंट भूमिका बना रहे थे, बजाय पटेल के नेहरू को उन्होंने चुना और नेहरू को उन्होंने ये सारा जो ढांचा था राजनीतिक प्रजातांत्रिक जो स्वरूप बनने वाला था हिंदुस्तान का, उसका हुँ। नेहरू को उन्होंने सपोर्ट कर दिया। उसका चाहे आप प्रजातंत्र का डेमोक्रेसी का नाम लो, किंतु इट वाज ए चयन ऑफ पटेल, सॉरी चयन ऑफ नेहरू बाय गांधी। और नहीं उसके लेकिन बाद सारी प्रक्रिया बदल गई। लेकिन इसमें एक भी बात हुई जो कि जिसको छुपाया जाता है, अब उस पे कुछ चर्चा शुरू हुई है, लेकिन अभी भी जो चर्चा करते हैं उनको तुरंत जो है वो बुरा भला कहने का एक परिपाटी है, उनको धिक्कार दिया जाता है कि भई आप ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? जी, क्योंकि गांधी और नेहरू को अब देवताओं की स्थिति में ला दिया है। तो जी, उसमें जो ये था कि भई नेहरू जी का चुनाव तो डेमोक्रेटिक नहीं था, क्योंकि बिल्कुल नहीं था। जितनी भी कांग्रेस कमेटियाँ थी 13 या 15, उनमें से किसी एक ने भी उनका वो नहीं किया था। तो 2 इसका वोट भी मतलब नहीं मिले थे। हाई सिलेक्शन कमांड में 2 वोट भी नहीं है। जी, तो बिल्कुल डेमोक्रेटिक नहीं था। हाई कमांड कल्चर जो हम बाद में सुनते आए हैं, सभी पार्टियों में आ गया। उसकी शुरुआत ही गांधी जी ने कह दी थी कि उन्होंने डेमोक्रेटिक जो जितने भी कमेटियां हैं उनकी उनके उनका जो चुनाव है उसको नहीं माना और अपनी राय हुँ। और या अपना सिलेक्शन, मतलब इलेक्शन के ऊपर सिलेक्शन थोप दिया गया। क्या इसको ऐसे समझा जाए मतलब? देखिए लेकिन माधवराव जी, इसमें बिल्कुल वो माधव सिंह नाराज जी, बहुत स्पष्ट बहुत बात है। नाराज जी। जब तक स्ट्रगल किया, जब तक हुँ, लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी, स्वाधीनता संग्राम की लड़ाइयाँ लड़ी, वो सारी पार्टियां, सारा देश एक था और कहीं किसी प्रकार की डिप्लोमेसी नहीं थी। कहीं किसी प्रकार का ऐसा नहीं था कि कौन मेरा है, कौन दूसरा है, कौन अपना है, कौन पराया है। सब लोग मिलजुल करके स्ट्रगल कर रहे थे। किंतु जहां पावर पॉलिटिक्स में जहां कुर्सी का सवाल आया, हुँ, वहां एक अजीब तरह की नई राजनीति चालू हो गई और हुँ, पटेल को, जो कि एक
अच्छे समर्थ नेता थे और जिनको जनता का भी सपोर्ट था, बजाय उनको आगे लाने के गांधी ने पटेल की बजाय नेहरू को चुना।